हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू में जो साइंस की सीरीज चला रहे हैं, बायोलॉजी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम 900 प्लस प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उनको यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लोगे। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो बना के रखा है, बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू। यहाँ पे सारे जो बिहार एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। तो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको चेक कर लोगे। ये जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चंस है जो मैं बता रहा हूँ, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी आप बाई कर सकते हो। बाई करने का तरीका जो है वो यहाँ पे बताया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर कर जानकारी ले सकते हो। और ऐसे ही कई सारे पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सैंपल आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आप देख लो। हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो स्केलेटन सिस्टम से है। हमें पूछ रहा है कि जो स्पाइनल कोड हमारा होता है, ह्यूमन का जो स्पाइनल कोड होता है, उस स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी नर्व्स होते हैं। ठीक है, उनमें जो कितने जोड़ी जो है वो तंत्रिका होती है, कितने जोड़ी तंत्रिकाएं जो है वो निकलती है। तो देखो, ह्यूमन जो बॉडी होता है, उस ह्यूमन बॉडी को बेसिकली ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है सीएनएस, जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस होता है इसमें आता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड और ब्रेन आता है। जो और जो पीएनएस होता है, इसमें जो आता है वो सारे के सारे नर्व्स आते हैं। नर्व्स का जो जाल होता है, वो पूरा नर्व्स का जाल इसमें आता है। तो हमारा जो स्पाइनल कोड है वो हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर एक मोटा नस होता है। चलो मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। देखो, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप जो है वो कशेरुक हिंदी में कहते हो। ठीक है, वर्टिब्रेट जो है वो कहते हो। ये पूरी जो लंबाई है ना, ये स्पाइनल कोड, ये जो हड्डी है ना, वर्टिबर कॉलम की लंबाई है। ठीक है, अब इसी के अंदर मोटी एक जो है वो नस होती है, मोटी एक नस होती है, और उस नस को कहा जाता है स्पाइनल कोड। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इतना अंदर जो है वो डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे जो है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में पूरा जो बॉडी होता है उसमें ये एक जाल की तरह पूरा नाव जो है वो फैला होता है। और वो जो टोटल नाव होता है वो कितनी होती है, तो वो जो नाव होता है वो 31 जोड़ी होती है। वो 31 जोड़ी जो है वो होती हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। ये जो 31 जोड़ी होती हैं उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। उससे पहले जान लो कि जो जो नाभ होता है वहां पे जो उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पाया मीटर बोलते हैं। और आर्केनॉइड मीटर होता है जो बीच वाला होता है, और ऊपर का जो लेयर होता है उसको ड्योरामीटर कहा जाता है। तो ये सब पूछा जा सकता है। ये वाला जो पार्ट होता है उसको पेल्विक बोला जाता है। ये जो है वो बॉल सॉकेट ज्वाइंट है, जिसको हिप कहते हैं आप। कई सारे मैंने चीजें बता रखी हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला जो होता है वो होता है क्लेविकल, क्लेविकल बोल रहा हूँ, सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है उसमें जो नर्व्स के पेयर होते हैं वो 8 होते हैं। तो यहां से 8 हो गया। सर्विक्स मतलब जो ग्रीवा, जो गर्दन के पास का एरिया है ना, ये वाला जो पार्ट पूरा है ना, इसको सर्विक्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको दो बोन होता है। दो बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। पहला जो बोन होता है उसको एटलस कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बोन की चर्चा कर ही नहीं रहे हैं ना, तो इस कारण से यहाँ पे बोन के बारे में नहीं दिया रहा। हम तो नर्व्स पे बात कर रहे हैं। जो एटलस बोन होता है उसको यस बोन कहा जाता है, और सेकंड जो बोन होता है उसको नो बोन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम बोन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो स्पाइनल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो स्पाइनल कोड की नसें होती है वो आती है, ये वाला पूरा पार्ट। ये वाला जो पूरा पार्ट होता है उसको थोरेसिक कहा जाता है, जिसमें आपकी पसलियां जो होती हैं 24, और एक जो है वो बीच वाला स्टर्नम होता है। तो ये जो थोरेसिक होती है, थोरेसिक में जो नर्व्स के पेयर होते हैं वो होते हैं 12। ये ध्यान रखिएगा कि जो सर्वाइकल जो होता है ना, सर्वाइकल जो होता है यहाँ पे जो बोन्स होंगी ना, सर्वाइकल में जो बोन्स होंगी वो 7 ही होगी, लेकिन जो सर्वाइकल में नर्व्स के पेयर होते हैं वो 8 होते हैं।
नर्व्स के जो पेयर होते हैं वो 8 होते हैं। उसके बाद लंबर का पार्ट आता है। लंबर मतलब जो कमर के एरिया वाला पार्ट है उसको लंबर जो है वो कहा जाता है। तो लंबर का जो एरिया होता है वहां पे आपको 5 नर्व्स जो है वो 5 जोड़ी नर्व्स मिलते हैं। उसके साथ ही साथ जो सैक्रल वाला पार्ट आता है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको सैक्रल कहते हैं। तो जो सैक्रल वाला पार्ट आता है वहां पे भी 5 हड्डियां जो है वो 5 जो है वो नर्व्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद लास्ट जो होता है जिसको जो है वो कॉक्लीजेल कहा जाता है या फिर कॉर्डियल इक्विना आप कह सकते हो, ये जो होता है वो एक होता है। तो ये टोटल जब आप जोड़िएगा तो टोटल जो है वो 31 आ जाएगा। 12 8 20 होता है, 20 और 10 30, और 30 और 1 31। तो टोटल 31 जो है वो नर्व्स होते हैं। 31 जो है वो नर्व्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल बार बार पूछा जाता है। अभी देखो ये 33 जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? 33 जो ऑप्शन में दिख रहा है, ये जब कोई इन्फेंट होता है, इन्फेंट मतलब क्या होता है, नवजात शिशु जब होता है तो उसमें जो वर्टिब्रे होता है, जो जो उसमें जो बोन्स होती है, जो कशेरुक होता है, वर्टिब्रे में जो बोन्स होती है ना, उन बोन की संख्या जो है वो, बोन्स की संख्या जो है वो 33 होती है। बाद में वो फ्यूज होकर 31 बन जाती है। ठीक है। हाँ 33 होती है। अब ये 33 जो है ना वो जैसे ही एडल्ट होगा, जैसे ही वो एडल्ट होगा तो उसमें जो बोन की संख्या है वो केवल और केवल 26 रह जाती है। तो ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे 33 हड्डी है, लेकिन यदि हम बात करें नर्व्स की, तो वो नर्व्स का जो पेयर होता है वो कितने होते हैं, वो 31 होता है। वो 31 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये ध्यान रखनो कि स्पाइनल कोड से निकलने वाली जो भी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो वो जो है वो तंत्रिकाएं, जो 31 के 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती है वो मिक्स्ड टाइप की होती है। मिक्स्ड टाइप कहने का मतलब कि उनका जो स्पाइनल कोड है इनका क्या क्या काम होगा, तो ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, ये जो है वो संवेदना को ले भी सकती है और ऑर्डर दे भी सकती है। तो ये जो है वो संवेदना जो होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो उसको एक्सेप्ट भी करेगी। मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी करेगी और उसके साथ ही साथ आपको ऑर्डर भी देगी, ऑर्डर भी देगी। दोनों अलग अलग प्रकार की होती हैं जो है वो चीजें। लेकिन जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो उस क्लास में मैंने काफी डिटेल से इस बारे में चर्चा भी की है। तो ये एक्सेप्ट और ऑर्डर दोनों दे सकता है, इस कारण से इसको मिक्स्ड जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे नर्व्स जो है वो आपने कितनी देख ली, यहाँ पे जो नर्व्स आपने देखी वो 33 जोड़ी देखी। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है ना कि हमारे बॉडी में ये तो नर्व्स हो ही गया जिसको स्पाइनल कॉर्ड वाला नर्व्स कहते हैं। उसी के साथ साथ हमारे बॉडी जो होता है उसमें 12 जो है वो क्रेनियल नर्व्स होते हैं। 12 जो है वो क्रेनियल नर्व्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स मतलब कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स। हमारे जो सिर होते हैं ना उस सिर से 12 जोड़ी जो है वो, 12 जोड़ी जो है ये पेयर में होता है। 12 जोड़ी जो है वो नसें जो है वो निकलती हैं, नर्व्स जो है वो निकलती हैं। ब्रेन से निकलता है और पूरा जो है वो हेड में रहता है। वो आपकी आंख हो गई, कान हो गई, इन सब जगह, आपका फेस हो गया, इन सब जगह जो है वो होता है। यहीं पे जो पीछे वाला होता है वो जो है वो क्या बोलते हैं, पीछे वाला जो होता है वो मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो नाम, लेकिन जो चेहरे पर जो होता है ना उसको ट्राइजेमिनल कहा जाता है। ट्राइजेमिनल जो है वो चेहरे पर वाले को बोला जाता है। 12 के 12 का नाम नहीं याद रखना होता है। एक जो है वो कहाँ होता है, तो एक जो है तो होता है वो पेट तक एकमात्र जाता है क्रेनियल नर्व्स। वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाएगा, इसीलिए आपको वो याद रखना है। देखो पूरा 12 का 12 जो नर्व्स है ना वो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ये देखो 12 जो है वो क्रेनियल नर्व्स जो है वो होती हैं। सबका नाम अलग अलग होता है। बेसिक बस जानो, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है सुगंध से रिलेटेड। तो जो ऑल्फैक्टरी वाला नर्व्स होगा, ये जो नर्व्स ऑल्फैक्टरी वाला होगा वो क्या करेगा, वो सुगंध को देगा, आपको स्मेल देगा। ऑप्टिक, ऑप्टिक से जो संबंधित नर्व होगा वो विजन देगा। ठीक है। उसके बाद ऑक्यूलो मोटर जो होगा वो क्या करेगा, आई को मूवमेंट करेगा, पल्स को रिस्पॉन्स करेगा। और ठीक है। और उसके बाद जो चौथा है जो ट्राइजेमिनल है, जो ट्राइजेमिनल जो होता है ना वो 5वें नंबर का आता है।
फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है वो ट्राइजेमिनल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछा जाएगा कौन सा है, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होता है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होता है वो ट्राइजेमिनल होता है, जो कि फेशियल जो सेंसेशंस होती हैं उन सब के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है। और ये आपको याद रखना है, वेगस, वेगस पूछ लिया जाएगा। वेगस जो होता है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल से रिलेटेड है, वॉइस से जो रिलेटेड है। तो वेगस जो होता है वो 10वें नंबर का होता है, 10वें नंबर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइजेशन मतलब पेट तक भी जाता है, ओनली वन, और सबसे बड़ा भी होता है, सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व भी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। बाकी और उतना जरूरी तो है नहीं, बस ये याद रख लो कि जो मेढक होता है, मेढक में 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती हैं और 10 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। में भी कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। तो स्पाइनल नर्व रीढ़ में कितनी होती है, 31। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर। और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बच्चों में 33, और जो व्यस्क होते हैं उसमें 26। सवाल है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका नियंत्रण जो है वो केंद्र कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो ये आप देखो, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, उस हॉट ऑब्जेक्ट पर यदि आप यहां से उंगली को टच करते हो, तो जैसे ही आपने उंगली टच किया तो आपका जो है वो, आपकी जो यहाँ पे नसें होती हैं, वो इम्पल्सेस जो होती हैं वो यहां से कहां तक जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी। और जो इम्पल्सेस है वो देखो, इम्पल्सेस का डायरेक्शन है वो इस तरीके से जा रहा है। अब ये इम्पल्सेस आपके हाथ से होते हुए, जहां पे आपने पेन को फील किया, उस पेन से जो इंफॉर्मेशन है वो होते हुए, मसल से कॉन्ट्रैक्शन होते हुए वो कहाँ पहुंचा, तो सेंसरी नर्व्स के जो माध्यम से वो कहाँ पहुंच गया, तो वो स्पाइनल कोड के पास पहुंच गया। मोटर न्यूरॉन था जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और जो सेंसरी नर्व है वो सेंस करता है। ये जो है वो सेंसरी नर्व्स होता है, जो केवल और केवल सेंस करने का काम होता है कि आपको पेन हुआ है। दूसरा जो होता है वो मोटर नर्व्स होता है, ये ऑर्डर आपको देता है कि आप वहां से हाथ हटा लो, आप वहां से हाथ हटा लो। तो ये जो कहाँ होता है, ये जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहां पे ये होता है। ठीक है। तो यहीं पे रिसेप्टर होता है, यहीं पे जो है वो सिनेप्सिस होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उसके माध्यम से जैसे ये देखो, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रीन वाले से आपने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, ग्रीन वाले से आपने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर में ऐसे एडजस्ट होने वाला रहता है, और यहां से फिर से जो है वो ऐसे रिसेप्टर बना हुआ है, ऐसे, चलो बड़ा करके दिखाता हूँ, ऐसे जो है वो मान लो रिसेप्टर है। तो यहाँ पे ऐसे जो है वो एक्सेप्ट किया, रेड कलर वाला को ध्यान रखिएगा, ऐसे जो है वो एक्सेप्ट किया, ये देखो। अब इसके बाद रेड कलर वाले के पास भी रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला इंफॉर्मेशन है, और इस तरीके से पूरा बॉडी जो आपका पार्ट है, हाथ है, उसके पास जो है देखो ब्लू वाला मसल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ भेज दिया, और आप यहाँ से हाथ हटा लोगे। तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कहा जाता है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका नियंत्रण कहाँ होता है। तो अभी मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुली जो होती है, उस स्टिमुली के लिए जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स आता है, आपका अचानक से जो रिस्पॉन्स आता है, उसी को ये कहा जाता है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है। जो सेरिब्रम आपको इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यहाँ से आपको सोच विचार जो आप करते हो, रीजनिंग करते हो, आपकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, ये सब यहाँ पे आता है। और यह जो है एक वॉलेंट्री एक्शन के लिए जरूरी होता है। वहीं पे जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, ये बैलेंस करता है, बैलेंस एंड पोस्चर। बार बार यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बैलेंस एंड पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर ये करता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। और नर्व सेल और न्यूरॉन्स तो आपको पता ही है, ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो है वो इकाई होती है। ये जो है वो इंफॉर्मेशन को ले जाती है, संदेश को ले जाती है, लेकिन स्वयं जो है वो कंट्रोल नहीं करती है, इसका केवल और केवल ले जाना काम होता है। तो रिफ्लेक्सेस एक्शन जो है वो कैसे होता है, तो रिफ्लेक्सेस एक्शन होता है, उसका जो रिफ्लेक्सेस एक्शन जो होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स हमने काफी डिटेल से अपनी जो क्लास है ना वहां पे इसको डिटेल से बताया है। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो
संवेदनाओं को ले जाती है और उसको जो है वो वापस आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के बाद जो है वो आपको सेंस होता है, सेंसरी नर्व्स होती है। सेंसरी नर्व्स के बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास वो इंफॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचेगा और मोटर न्यूरॉन के पास जो है वो फिर मसल्स के पास पहुंचेगा और मसल जो है वो जहां पे पेन हो रहा है वहां से कहेगा कि हाथ को हटा लो। ऐसे ही काम ये पूरा करता है। ये जो रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं, इस रिफ्लेक्सेस एक्शन को सबसे पहले किसने खोजा था? सवाल ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, आगे भी पूछा जाएगा। तो रिफ्लेक्सेस एक्शन है, इसको सबसे पहले खोजा गया था मार्शल हॉल। मार्शल हॉल ने सबसे पहले खोजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ बचा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन का सेक्रेशन होता है, उसको करने के लिए जो उत्तेजना होता है, स्टिमुलेशन होता है, वो स्टिमुलेट कौन करता है उसको? कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन जो है वो उसको स्टिमुलेट जो है वो करता है? तो देखो, ये जो स्टिमुलेट होता है वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बनेगा। ये नाम जैसे ही देखिएगा उसी से पता चल जाता है। देखो, हमारा जो ग्लैंड होता है, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता है। ये कहां से निकलता है? ये हमारा पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वहां से निकलता है। ठीक है, हमारा जो दिमाग होता है, उस दिमाग में एक छोटा सा सीम के बीज के जैसा एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक जो है वो हार्मोन निकलता है। वो उस हार्मोन का केवल और केवल ये काम होता है कि वो जाके थायराइड ग्लैंड को बोले, ये हार्मोन यहां से निकलेगा और ये थायराइड ग्लैंड ग्लैंड को जाके बस TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो केवल और केवल ये थायराइड ग्लैंड जो है उस ग्लैंड को जाके बोलेगा कि आप जो है वो हार्मोन्स निकालो। आप जो है वो थायरोक्सिन जो है ना, वो थायरोक्सिन हार्मोन आप निकालो। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करेगा? वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो निकालेगा। थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगा। T3 और T4 होता है। T4 भी अंततः कन्वर्ट होता है T3 में ही। ठीक है, तो ये फिर ब्लड में छोड़ देता है और इसको थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कहा जाता है। तो कहाँ से निकलता है ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, पिट्यूटरी भी ग्लैंड जो होता है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहला जो होता है इसका इंटीरियर लोब होता है और दूसरा जो होता है वो एक्सटीरियर लोब होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब होता है ना, इंटीरियर लोब जो होता है ना, वहां से ये निकलता है, पोस्टीरियर से नहीं निकलता है। ये इंटीरियर से निकलता है, इंटीरियर से TSH निकलता है। ठीक है, बस दो ही हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर से निकलता है, उसमें एक ऑक्सीटॉक्सिन है, ऑक्सीटोसिन। दूसरा मुझे आप बता दो, मैंने अपनी क्लास में काफी डिटेल से इस बारे में चर्चा कर रखी है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर सेल कहा जाता है क्योंकि वो और सारी जो ग्लैंड्स होती है ना उनको कंट्रोल में रखता है। यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन याद रखो, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये कैसा दिख रहा है? थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा है घोड़े की नाल के जैसा या फिर यू आकार के जैसा आपको दिख रहा है। यू आकार के जैसा आपको थायराइड ग्लैंड दिख रहा है। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये ऐसे यहाँ पे चार ऐसे होते हैं। तो ये चार होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि कैसे क्या होता है। अब जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये इसके बारे में ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि बटरफ्लाई या फिर एच के आकार का होता है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। यदि आयोडीन के शरीर में कमी होती है तो यह हार्मोन नहीं बनता है और आपको गोइटर रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारा BMR है उसको भी कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को वो कंट्रोल करता है। तो ये मेटाबॉलिक रेट को थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। घेंघा रोग हो जाता है। ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पूछ लिया जाता है सवाल। ठीक है, ऑप्शन देख लो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एक गोनेड हार्मोन है। गोनेड हार्मोन कहने का मतलब वो सेक्स से रिलेटेड हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है वो पुरुष के जो शुक्राणु और महिला का जो अंडाणु है उसको डेवलप करने के लिए उत्तेजित करता है।
ठीक है, ये जो पुरुष जो होता है, मेल जो होता है और फीमेल जो होता है, तो मेल का जो स्पर्म होता है, यही तो मेन सेक्स ऑर्गन है ना मेल का, और फीमेल का जो है वो ओवरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो पेनिस होता है वो मेल का जो है वो सेक्स ऑर्गन होता है, नहीं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो स्पर्म होता है, और महिलाओं में जो है वो ओवरी होता है, ना कि वजाइना। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एलटीएच होता है। एलटीएच मतलब ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन भी इसको कहते हैं। ये प्रोलैक्टिन होता है जो कि महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद जो मेमरी ग्लैंड में दूध आता है, दूध का जो निर्माण होता है वो इसी कारण से होता है। इसको प्रोलैक्टिन बोला जाता है। दूध का निर्माण इसी कारण से होता है, लेकिन दूध का जो स्राव होता है, सेक्रेशन होता है, वो किस कारण से होता है मुझे कमेंट में बताओ। पिछले ही जो वीडियो था उसमें मैंने इस बारे में डिटेल से चर्चा की है। उसके बाद एसीटीएच भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसको बोला जाता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो है वो किडनी का जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वहां से कॉर्टिसोल हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। ध्यान आपको रखना होगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे फॉर ब्रेन का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसको थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको थर्मोस्टेट भी कहा जाता है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर हमेशा जो 37 डिग्री रहता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो रहता है वो इसी हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। ठीक है, जब शरीर गर्म होता है तो पसीना निकलकर शरीर ठंडा करता है, और जब ठंड लगती है तो पसीना को सोख कर सिकोड़ कर कपकपी जो है वो पैदा करती है ताकि गर्मी पैदा हो सके। तो ये हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल करता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर लेता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको भी कंट्रोल करता है। तो ये हाइपोथैलेमस को इसी कारण से मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है इसको क्या बोल सकते हैं? इसको मास्टर मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड को ही ये कंट्रोल करता है, मतलब मास्टर ग्लैंड ये खुद है। जब आपको कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया शरीर में आती है तो क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है वो पाइरोजेंस केमिकल निकलता है जो कि हाइपोथैलेमस को धोखा देकर थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है उसको बढ़ा देता है, जिससे आपको लगता है कि आपको बुखार हो गया है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। आपको जब फीवर होता है मतलब आपको क्या हुआ है? फीवर हुआ है मतलब आपका टेम्परेचर जो बॉडी का है वो इंक्रीज हुआ है। अब ये बॉडी के टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बैक्टीरिया जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा ना, तो वो एक केमिकल निकालता है, और उस केमिकल को बोलते हैं पाइरोजेंस। पाइरोजेंस, ये पाइरोजेंस क्या करता है ना, ये धोखा दे देता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को ये धोखा देकर शरीर के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस की और बात कर लें तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो आपसे पूछा जा रहा है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन जो होती है, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है। थैलेमस की बात करें तो यह जो है वो हाइपोथैलेमस के ठीक ऊपर होता है। ये यदि थैलेमस है तब नीचे जो है वो ऐसे हाइपोथैलेमस होता है। तो ठीक ऊपर होता है, इससे जो है वो पेन, टच, सेंसरी जो रिलाई होता है ना, जो अनुभव होता है वो करवाता है, लेकिन तापमान को कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस करता है, ना कि थैलेमस करता है। और सेरेबेलम हमने बता रखा है, ये बॉडी का पोस्चर और बैलेंसिंग पे काम करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र होता है? बहुत आसान सा सवाल है। वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस होता है, ऑप्शन नंबर ए। हाइपोथैलेमस जो होता है वो
थर्मोस्टेट के साथ ही साथ ये जो है वो हमारा जो बुनियादी जीवित रहने वाली इच्छाएं हैं, बेसिक सर्वाइवल जो यूजेज हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। जैसे आपका हंगर हो गया, आपका जो है वो पेट भरा हुआ है, उसको, ये आपका जो थ्रस्ट है ये कब हो रहा है, इन सबको हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। आपकी जितनी भी भावनाएं होती हैं, गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गया, संतुष्टि की जो आप में भावना आती है, ये सारा का सारा हाइपोथैलेमस में ही आता है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम के हिस्से के रूप में ये काम करता है। आगे हम बात कर लेंगे, कभी लिम्बिक सिस्टम आएगा तो यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह जो है वो पीनियल ग्लैंड के साथ मिलकर जो सर्काइडियन रिदम होता है, स्लीप अवेक जो साइकिल होता है, उसको भी ये नियंत्रित करता है। तो पीनियल ग्लैंड भी हमारा एक छोटा सा ग्लैंड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो प्यार, गुस्सा, भावना, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है। आप बोलते हो ना दिल टूट गया, अगर कुछ नहीं हुआ है भाई, हाइपोथैलेमस सेंसिटिव हो गया है अभी, बस हाइपोथैलेमस अपना काम दिखा रहा है। ठीक है, दिल का केवल केवल काम खून पंप करना होता है, ना कि ब्रेकअप में टूट जाना। ठीक है, जो प्यास आपको लगता है, तो खून में जब पानी की कमी होने होने लगती है ना, तो क्या क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है ना, वो वेसोप्रेसिन एक हार्मोन निकालता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन निकालता है, जिसको एडीएच कहते हैं। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। हमने काफी डिटेल से इस सब में चर्चा कर रखी है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो निकालता है ताकि किडनी पानी को बचाए और पानी जो है वो मिल जाए। तो ये क्या करता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। ऑस्मो रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस जो है वो करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेरिबेलम मैंने बता दिया है, सेरिब्रम मैंने बता दिया है, सब कुछ आपको बताया गया है ऑलरेडी। तो हाइपोथैलेमस का चार मेन फंक्शन जो है वो क्या है। पहला फंक्शन हाइपोथैलेमस का है कि वो थर्मो स्टेट की तरह काम करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरा, भूख प्यास जो इमोशंस होती हैं उन सबको नियंत्रित करता है। इसका तीसरा जो काम है, मास्टर ऑफ द मास्टर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आप देख लो, हमारा जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन में लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहला आपका जो है वो स्किन होता है ब्रेन में। उसके बाद जो है वो लेयर्स होती हैं, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड मीटर, पायामीटर। ये तीनों जो मीटर होता है, इस तीनों को जब मिला देंगे तो इसको जो है वो मेनिंजीज कहा जाता है। मेनिंजीज जो है वो कहा जाता है, और इसी में जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। उसको मेनिंजाइटिस जो है वो बोला जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें चार लोब्स होती हैं। ब्रेन में चार लोब्स होती हैं, जिसमें देखो फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल जो पीछे वाला होता है, और ये कनपट्टी जो है वो टेम्पोरल होता है। तो ये लोब्स ऑफ ब्रेन होता है, ये भी पूछा जाता है। और ये जो आपको गड्ढे दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जो पूरे गड्ढे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये जो होता है वो इसको एक जो है वो गाइरस, जो ऊंचा वाला भाग है उसको गाइरस, और जो धंसा हुआ भाग होता है उसको स्कल्सल कहा जाता है। ये जितना ज्यादा जिसमें टेढ़ा रहेगा उसका ब्रेन उतना ही ज्यादा तेज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये नीचे जो है वो ब्रेन स्टीम कहलाता है। नीचे जो है वो ब्रेन स्टीम जो है वो कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये वाला जो पार्ट होता है वो सेरिबेलम कहलाता है। ये जो है वो सेरेबेलम कहलाता है। ये जो है वो ब्रेन स्टीम कहलाता है। और ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है वो सेरिब्रम, पूरा बड़ा वाला पार्ट है, वो कहलाता है। यहाँ पे जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे से जब जुड़ती है, स्कल है तो ये स्कल में जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ेगी, तो वो जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती है, उस जुड़ने वाला जो जॉइंट होता है उसको सूचर जॉइंट कहा जाता है। उसको सूचर जॉइंट कहा जाता है, ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो तीन लेयर है। पहले तो स्किन आपका आएगा, उस स्किन के बाद क्या आएगा, उस स्किन के बाद जो है वो स्कल आता है। और उस स्कल जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। स्कल में 8 हड्डियां होती हैं। 8 स्कल जो होता है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद जो आता है वो मेनिंजीज आता है, जिसमें 3 लेयर होता है। मैंने उस तीनों लेयर के बारे में आपको बता रखा है, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड मीटर और पायामीटर। ठीक है, और उसके बाद व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर भी होता है, जिसको मैंने काफी डिटेल से बताया है, यहाँ पे सब कुछ चर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे फोकस करो। अब आप फोकस करो, जो सेरिब्रम वाला पार्ट है वो मैंने बता दिया है। और आपको मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटियम भी आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो गड्ढे होते हैं ना उसको स्कल्सल कहते हैं, और जो ये जो पूरा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसको गाइरस कहते हैं। ठीक है, इसको गाइरस जो है वो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आई थिंक कि सब कुछ आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है।
और ब्रेन स्टीम में क्या क्या चीजें आती है ये पूछ लिया जाएगा, तो डाई इंसिफेलॉन आता है, मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है और मेडुला ऑब्लिंगाटा आता है। ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन जो है वो होता है। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट क्या है? तो लिम्फोसाइट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम को तैयार करता है, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम का मेन जो है वो पार्ट होता है, जो कि डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, जो कि डब्ल्यूबीसी है। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की जो है वो होती है। लिम्फोसाइट जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? वो दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, और दूसरा जो पहला जो होता है उसको बी लिम्फोसाइट, और दूसरा जो होता है उसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। मानव शरीर में रक्त की जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? देखो, मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो सबसे पहले ब्लड तो दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा पार्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो ब्लड कार्पसल्स या फिर ब्लड सेल्स होती हैं। ये जो ब्लड सेल्स होती हैं वो तीन होती हैं। पहला जो होता है वो आरबीसी होता है, दूसरा जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। और यही डब्ल्यूबीसी जो है वो आगे चल के पांच पार्टों में डिवाइड होता है, और इसी डब्ल्यूबीसी में जो है वो लिम्फोसाइट की हम बात कर रहे हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, नेट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, कई सारी चीजें जो है वो पढ़नी होती है। धीरे धीरे हम सबको डिस्कस करेंगे। तो मानव शरीर की जो सभी रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, वो हमारे शरीर की लंबी हड्डियों के अंदर जो है स्थित मुलायम और स्पंजी उत्तक होता है ना, वहां पे बनते हैं। और उस मुलायम और उत्तक, जो स्पंजी उत्तक होते हैं, उसको बोन मैरो कहा जाता है। उसको जो है वो बोन मैरो कहा जाता है। आप यहाँ पे देखो, आप इस स्ट्रक्चर में देखो, इस बोन में देखो, यहाँ पे आपको कई सारे बोन मैरो देखने को मिलेंगे, लेकिन हम बात करेंगे स्पॉन्जी बोन, जो कि एकदम यहाँ पे होता है, टिप पे होता है। हड्डी का जो टिप होता है, जैसे मान लो बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती है ना, वहीं पे खून बनता है, वहीं पे जो है वो बोन मैरो में खून जो है वो बनता है। अदरवाइज खून नहीं बनता है, क्योंकि वहीं पे बोन मैरो होता है। तो ये जो स्पॉन्जी वाला एरिया होता है ना, ये जो पूरा एरिया होता है, यहीं पे जो है वो आरबी यहीं पे जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पे मैरो कैविटी होती है, और उस मैरो कैविटी में बोन मैरो होता है। और यहाँ पे जो होता है वो रेड बोन मैरो होता है, और बीच में जो होता है वो येलो बोन मैरो होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेड बोन मैरो की, क्योंकि रेड बोन मैरो में ही बनता है। ठीक है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी वहीं पे बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहीं पे ब्लड स्टीम सेल्स होती हैं, और उस ब्लड स्टीम सेल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन इसी बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे, बोन मैरो। जन्म के बाद इसका जो निर्माण होता है, जन्म के बाद इसका निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में ही होता है। लेकिन कुछ जो लिम्फोसाइट होते हैं वो मैच्योर होने के लिए थाइमस जो होता है, थाइमस जो ग्लैंड होता है, उस थाइमस ग्लैंड के पास जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड के पास जाता है। इसीलिए आपको जो यहाँ पे टी दिख रहा है ना, ये थाइमस के ही कारण आता है। ये टी जो दिख रहा है, ट्रेन होके वहां से आता है। इसी कारण से टी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, उसमें टी जो दिख रहा है वो ही थाइमस में ट्रेनिंग जाके लेता है। इसी कारण से उसको ये कहा जाता है। तो बी सेल और टी सेल जो होता है वो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, ये एंटीबॉडी बनाती है। टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है, और सीधे जो है वो संक्रमित कोशिकाओं को मारता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाता है। ये जो बी लिम्फोसाइट है, इसका मैच्योर जो होता है वो कहाँ हो जाता है, तो वो बोन मैरो में ही हो जाता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होता है वो थाइमस में होता है। थाइमस जो ग्लैंड होता है वहां पे वो जाके मैच्योर होता है। अब जो आप एचआईवी वायरस का सबसे पहले शरीर के जो है वो टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है वही नष्ट हो जाती है। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो जैसे ही एचआईवी वायरस आपको पकड़ेगा तो जो टी लिम्फोसाइट होता है, CD4 सेल, टी लिम्फोसाइट जो होता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है वहां पे CD4 सेल होता है, CD4 सेल होता है।
ये जो है वो खत्म हो जाती है और इंसान का पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जिस कारण से उसको बार बार जो है वो बीमारियां होने लगती है। तो ब्लड का फॉर्मेशन जब वयस्क हो गया है तो वो बोन मैरो में होगा। यदि व्यक्ति जो है वो भ्रूण हो या फिर एम्ब्रॉय हो, बच्चा हो, या तो वो फिटस हो या फिर एम्ब्रॉय में हो, तो वो जो है वो लीवर और स्प्लीन में ब्लड बनता है। एड्स में पूरा टी लिम्फोसाइड जो टी सेल होता है, CD4 टी सेल होता है, वो खत्म होता है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो तिल्ली, स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा इसको कहते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, बोल रहा है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो एबी जो होता है, एबी जो होता है विशेष रूप से जो एबी पॉजिटिव होता है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना होगा। ठीक है। सार्वभौमिक स्वीकार या जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है वह व्यक्ति होता है जो किसी भी अन्य रक्त समूह, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, वो ABO है, जिसको कार्लैंड स्टीनर ने खोजा था, ABO ब्लड ग्रुप है। ठीक है। तो ये ABO जो ब्लड ग्रुप है, ABO जो ब्लड ग्रुप सबसे पहले खोजा गया था कार्लैंड स्टीनर से, और इसके बाद जो है वो AB जो है वो AB और AB जो है वो ऐसे भी एक और AB भी खोज लिया गया था बाद में। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो है वो AB जो होता है उसको जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो AB होता है उस व्यक्ति में आरबीसी जो होता है उस पे जो प्रोटीन होता है, चलो सबसे पहले फिगर को देख लो। ये जो होता है वो ब्लड ग्रुप हमारा होता है वो ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ग्रुप ए बी हो गया और ग्रुप ओ हो गया। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसमें जो आरबीसी का टाइप होता है वो कैसा होता है, A B AB O, A B A B O, तो चार प्रकार के ब्लड हो गए। अब इसमें एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में होता है और एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के सेल पे होता है। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल पे होता है, आरबीसी पे होता है। तो आप देखो कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है, उसके बाद काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आप देखो कि जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास जो एंटीबॉडी होता है ना वो ए ही होता है। एंटीबॉडी वो चीजें होती है जब ये सेल है इसमें कोई फॉरेन मटेरियल आता है, तो उस फॉरेन मटेरियल को, उस जो विदेशी मटेरियल होता है उसको एंटीजन कहा जाता है, और इस एंटीजन के विरोध में जो प्रोटीन बनाता है उसको एंटीबॉडी बोला जाता है, उसको एंटीबॉडी बोला जाता है। तो जो ब्लड ग्रुप है वही उसके पास जो है वो एंटीबॉडी होता है, वही एंटीबॉडी जो होता है, और एबी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, उसको मारने के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। वहीं ओ जो होता है उसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होता है। ठीक है। और जो ए ग्रुप होता है उसके साथ एंटीजन ए होता है, छोटा अक्षर में लिखा जाएगा इसको। बी जो ग्रुप होता है उसके साथ एंटीबॉडी बी होता है, और जो ए बी ग्रुप होता है उसके साथ एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है, और यहाँ पे जो होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ओ के पास कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से यदि हम ब्लड को देखें कि कौन कैसा ब्लड ले सकता है, तो ओ को सबसे पहले बात करते हैं। ओ के पास क्या है, ओ के पास क्या है, तो ओ के पास जो है वो एंटीजन कौन सा है, और देखो फॉर्मूला ये होता है कि ए जो है ना वो ए के साथ नहीं रह सकता है, नहीं तो कोआगुलेशन हो जाएगा, ब्लड जो है वो चिपक जाएगा और मर जाएगा। ए हमेशा रहेगा, वो बी के साथ रहेगा। तो अब देखते हैं किसके साथ क्या जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ओ जो है वो ओ के साथ जाएगा, तो ओ ब्लड के पास क्या है, ओ ब्लड के पास एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी ए है और एंटीजन जो है वो 0 है। तो एंटीजन जब कुछ है ही नहीं उसके पास तो आराम से चला जाएगा, तो ओ के साथ चला जाएगा। ओ क्या ए के साथ जाएगा, ओ जो है वो ए के साथ जाएगा। ए के पास क्या है, ए के पास बी है। ए के पास कौन सा एंटीजन है, तो ये ए है, छोटा वाला ए है। तो छोटा वाला ए के साथ ए जाएगा, नहीं जाएगा, तो ना तो ए जाएगा ना तो बी जाएगा, तो ना तो ये वाला जाएगा ना ये वाला जाएगा, इसीलिए कोई भी नहीं आता। ए बी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। ठीक है। उसी तरह से ए को समझो, ए में देखो क्या है, ए में एंटीबॉडी ए है, बी है। बी के साथ जो है वो कौन सा आएगा, बी के साथ केवल और केवल ये वाला आएगा, बी के साथ केवल और केवल ए वाला ये ए, इसके पास एंटीजन ए है, तो बी के साथ केवल और केवल आप ओ वाला तो जाएगा ही, क्योंकि ओ में कुछ नहीं है, और उसके साथ ही बी वाला जाएगा ही।
ठीक है, ओ में जाएगा ही और ए में जाएगा ही। तो ओ जाएगा और ए जाएगा, ओ जाएगा और ए जाएगा, बस ओ जाएगा और ए जाएगा, क्योंकि बी बी के साथ नहीं जा सकता है। तो वही पूरा जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी के अनुसार पूरा जो है वो ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको आरएच बोला जाता है, आगे बात करेंगे। रीसस नाम का जो बंदर था उसमें पहली बार इसको खोजा गया था। जिसमें होता है उसको आरएच पॉजिटिव बोला जाता है, जिसमें नहीं होता है उसमें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉजिटिव और निगेटिव की जो बात हो रही है वो आरएच पे बात आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो ओ नेगेटिव होता है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है, तो ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो क्योंकि एंटीजन उसमें नहीं होता है। सार्वभौमिक दाता जो होता है, डोनर जो होता है, वो क्या होता है, तो ओ जो है वो नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा। ध्यान आपको रखना है, क्यों होगा मैंने बता दिया है, क्योंकि इसके पास होता ही नहीं है। आरएच फैक्टर वाला यहाँ पे खेल है। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब जो ट्रांसफ्यूजन की मैंने बात कही थी, ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, वो किस कारण से होता है, तो वो आरएच फैक्टर नहीं यदि मिलाया जाएगा। अब ऐसा देखा गया ना कि ब्लड ग्रुप के बावजूद भी लोग जो है वो मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका ब्लड वेसल जो है ना वही चिपक जा रहा था। तो कुछ ना कुछ तो रीजन था। तो जब पता क्या किया गया, तो आरएच फैक्टर भी एक रीजन था। आरएच फैक्टर भी एक रीजन था कि आरएच फैक्टर भी इसमें मायने रखता है। ठीक है, तो आरएच फैक्टर भी मायने रखता है। रीसस नाम का बंदर था, उसमें पहली बार जो है वो खोजा गया था आरएच फैक्टर मैकेनिज्म, जिसमें आरएच जो है वो होता है, जिसमें आरएच जो है वो प्रेजेंट होता है उसको, जिसमें आरएच जो है वो होता है उसमें पॉजिटिव होता है, और जिसमें आरएच जो है वो नहीं होता है उसको निगेटिव कहा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी में आरएच प्रोटीन मौजूद होता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। यदि आरएच प्रोटीन नहीं मौजूद है तो वो निगेटिव कहलाता है। खतरनाक क्यों है, तो खतरनाक इसलिए है कि यदि आरएच पॉजिटिव वाला खून जो व्यक्ति है, उसको उस आरएच व्यक्ति वाला, आरएच पॉजिटिव वाला जो खून वाला व्यक्ति है, वो कभी भी निगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, आरएच निगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, खून नहीं चढ़ाया जा सकता। यदि ऐसा कर दिया जाए तो आरएच निगेटिव वाला जो व्यक्ति है उसका शरीर जो है वो उस आरएच प्रोटीन के खिलाफ जो है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, और जिससे खून जो है वो जम जाएगा, खून का जो है वो एगुलिटेशन हो जाएगा, एंटी कोगुलेशन या फिर एग्लूटेशन जो है वो हो जाएगा, और उससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो आरएच जो है वो पॉजिटिव वाला निगेटिव को कभी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव वाला निगेटिव को देगा, निगेटिव है उसमें पॉजिटिव जाएगा तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो है वो एंटी कोगुलेशन हो जाएगा। लेकिन निगेटिव वाला निगेटिव को आसानी से दे सकता है, निगेटिव वाला निगेटिव को आसानी से दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आरएच फैक्टर की खोज जो है वो वीनर और लैंड स्टीनर ने की थी, वीनर और लैंड स्टीनर जो है वो की थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक मैं बीमारी का नाम बताता हूं, बार बार पूछा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोटिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोटिस फेटालिस, ये याद भी रखना है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, एरिथ्रोब्लास्टोटिस फिटेलिस, ये जो है वो बच्चे से संबंधित जो है वो बीमारी होती है, और एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अब इसका इंजेक्शन तो आ ही चुका है। इसमें देखो होता क्या है ना, कि यदि फादर है और ये मदर है, ऐसे आप देख सकते हो। आरएच फैक्टर के बारे में तो पूरा समझ में आ गया कि आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव जो है वो क्या होता है, प्रोटीन एक अवेलेबल होता है। अब इसमें देखो ये फादर है और ये जो है वो मदर है, ये मदर है। अब उनमें इंटरकोर्स होगा, उसके बाद ना बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो यदि पिता का आरएच पॉजिटिव हो, तो ये मान लो कि आरएच पॉजिटिव वाला फादर है, और मदर जो होगी, माता जो होगी, वो यदि आरएच निगेटिव वाला होगी, आरएच निगेटिव वाली मदर होगी, तो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव जो है वो आरएच निगेटिव के पास जाएगा, तो इसमें होगा क्या कि पहला बच्चा तो ठीक रहेगा। ठीक है, पहला बच्चा तो ठीक होगा, लेकिन जैसे ही दूसरे बच्चे की बारी आएगी वो क्या होगा, दूसरे बच्चे की जैसे ही बारी आएगी तो वहां पे पहले ही
आपका जो RH पॉजिटिव है उसके लिए एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है, पहले ही एंटीबॉडी वो बना के रखा हुआ है। और जैसे ही दूसरा बच्चा जो होगा ना, तो दूसरे बच्चे की मृत्यु जो है वो यूट्रस में ही हो जाएगी, गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसको RH इनकैपेबिलिटी के कारण ये होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रोटीन बना हुआ है आपके विरोध में, तो आपको तो मार देगा ना। तो यहाँ पे पहला बच्चा सही रहेगा, लेकिन उसके बाद सब जो है वो डेथ हो जाएगा। तो अब इसका इंजेक्शन आ गया है, तो उतना डरने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बाकी और वैसा तो कुछ है नहीं जो याद रखने की आवश्यकता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो बीमारी है, उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, सवाल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, ये मदर और फादर वाला एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सवाल है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, तो हमने बता ही दिया है ना भाई, ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ होता है, वो ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक जो है वो इंटीरियर लोब होता है और एक जो है वो पोस्टीरियर लोब होता है। इंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे जो है वो हार्मोन निकलते हैं। लगभग सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन्स जो होते हैं, वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी से जो है वो निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे ये लटकता हुआ रखता है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे ये लटका हुआ रखता है। और यह खोपड़ी के जो स्फेनॉइड बोन होती है उसमें एक सुरक्षित गड्ढा होता है, और उस गड्ढे को क्या कहा जाता है, उस गड्ढे को सेला टर्सिका कहा जाता है। उस गड्ढे को हमने काफी डिटेल से बता रखा है, सेला टर्सिका कहा जाता है। इसी सेला टर्सिका में जो है वो ग्लैंड वो रहता है, इसी सेला टर्सिका में वो ग्लैंड पी के साइज का, मटर का जो साइज होता है उतना छोटा ये रहता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन निकालता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो निकलवाने के लिए ये सब होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि पोस्टेरियर लोब जो होता है वो और इंटीरियर लोब होता है, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब जो होता है वही याद आपको रखना है, यहाँ से केवल और केवल दो ही हार्मोन जो है वो निकलता है। पहला मैंने बता दिया था आपको कि ऑक्सीटोसिन होता है, पहला जो हार्मोन यहाँ से निकलता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पहला हार्मोन यहाँ से निकलता है। और दूसरा जो हार्मोन यहाँ से निकलता है वो एडीएच निकलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो बस इतना ही याद रख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आगे डिस्कस भी किया जाएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो। ठीक है, सवाल पूछा रहा है कि किसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड जो होता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको मास्टर ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं मैंने बता दिया है, कि एक तो वो हार्मोन्स को निकालता है और दूसरा जो है वो कंट्रोल करता है। पहला तो हार्मोन्स को निकालता है और दूसरा जो है वो कंट्रोल करता है, इस कारण से कहा जाता है। होता कहाँ है, सेला टर्सिका में। बाकी थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एच आकार की होती है, चार होती है, मेटाबॉलिक कंट्रोल करती है। जो अग्नाशय होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, वो पाचक एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन जो है वो दोनों निकालता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इसको जो है वो इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। यहाँ से 3F जो हार्मोन होता है, फियर फाइट एंड फ्लाइट, वो निकलता है। सवाल है कि निम्नलिखित में से खाली स्थान हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो तापमान जैसे ही आएगा तो क्या होगा, सबसे अधिक सक्रिय के रूप में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, तो वो स्किन होता है, पसीना लाता है भाई। हाइपोथैलेमस जो मेन इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो स्किन जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग, सबसे बाहरी तो जो त्वचा है, जो कि थर्मो रेगुलेशन में जो है वो काम आता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन में जो है वो काम आता है। इसका उत्तर बेसिकली हाइपोथैलेमस होना चाहिए, लेकिन हाइपोथैलेमस आपके ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है, हाइपोथैलेमस तो आपके ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो है वो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो है वो पसीना निकलता है, पसीना निकल के इवोपोरेशन होता है, जिससे आपका शरीर जो है वो ठंडा होता है। साथ ही साथ जो है वो वेसोडाइलेशन जो है वो यहाँ पे होता है, त्वचा की रक्त वाहिनियां जो है वो चौड़ी होती हैं, ताकि शरीर को गर्मी, शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकल सके। ठीक है,
और जो सर्दी की जब बात आती है, कोल्ड जब आती है, तो वहां पे जो शरीर की जो नसें होती है ना वो सिकुड़ जाती है, वाहिकाएं जो है वो सिकुड़ जाती है, जिसको जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो कहा जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, यहाँ पे गूज बम जो होते हैं, कपकपी जो आती है, ये सब गर्मी को कम करने के लिए ही होता है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन जो बॉडी है उसका सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन है, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो कौन है, तो त्वचा होती है। त्वचा की जो परत होती है वो 3 परतों वाली होती है। जो सबसे, जैसे ये त्वचा है ना, तो ये 3 परतों में होगी, 1, 2, 3, और नीचे जो है वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। तो पहली जो इसकी परत होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस। दूसरी जो इसकी परत होती है उसको जो है वो डर्मिस बोला जाता है, और तीसरी जो और सबसे लास्ट वाली जो परत होती है उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। हाइपोडर्मिस जो है वो कहा जाता है। त्वचा में जो आप रंग देखते हो वो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का जो रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करने वाला जो पिगमेंट होता है, वो होता है मेलानिन, जो कि सूरज के यूवी किरणों से हमको बचाता है, और ये सन से जो है वो रिलेटेड होता है। ठीक है, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन। मेलानिन यदि आपके बॉडी में ज्यादा हो रहता है और यदि आपके बॉडी में कम रहता है, तो ज्यादा यदि मेलानिन रहता है तो आपका चेहरा जो है वो काला हो जाएगा, पूरा बॉडी। यदि कम रहेगा तो आपका जो है वो सफेद होगा, और यही गोरा और काला का रीजन मेन होता है, मेलानिन। अब किसी व्यक्ति है, उसके बॉडी में मेलानिन बन ही नहीं रहा है, तो उसको बीमारी होती है, पूरा बॉडी उसका जो उजला हो जाता है, सफेद हो जाता है, और उसको कहा जाता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म उसको कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो आगे आपके लिए इसको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना होगा मेलानिन। ठीक है। अब ये देखो, ये मेलानिन जो होता है ना, ये मेलानिन ऐसा नहीं होता है कि ये डायरेक्ट बनता है। ये मेलानिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन होता है उसको, उस प्रोटीन को बोला जाता है टायरोसिनेज प्रोटीन। ठीक है, टायरोसिनेज प्रोटीन। हिंदी लिखो या फिर अंग्रेजी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टायरोसिनेज, दोनों में सेम नाम होता है, टायरोसिनेज प्रोटीन होता है। ये जो टायरोसिनेज प्रोटीन होता है वो विशेष एंजाइम है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका जो है वो काम टायरोसिन नामक अमीनो एसिड को रासायनिक बदलाव के जरिए मेलानिन पिगमेंट में बदलना है। यही जो टायरोसिन है वो धूप से सेंसिटिव होता है, और जैसे ही आप धूप में जाते हो तो ये टायरोसिनेज जो होता है, ये टायरोसिनेज जो होता है वो क्या करता है, ये टायरोसिनेज जो होता है वो टायरोसिन, ये टायरोसिनेज जो होता है वो टायरोसिन नामक अमीनो एसिड होता है। टायरोसिन जो होता है ये अमीनो एसिड होता है, मतलब प्रोटीन होता है। ये टायरोसिन नामक प्रोटीन होता है, ये एक्टिव होता है, और इसी टायरोसिन नामक प्रोटीन से जो है वो मेलानिन बनता है, मेलानिन जो है वो बनता है। और यही हमको यूवी रे है उससे प्रोटेक्ट करता है। और अगर शरीर में यह प्रोटीन ठीक से काम ना करे तो मेलानिन नहीं बनता है, और एल्बिनिज्म जो है वो बीमारी हो जाएगी। आपका त्वचा, आपका बाल, आपका पूरा बॉडी जो है वो सफेद हो जाएगा, पूरा बॉडी जो है वो सफेद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो एल्बिनिज्म कहलाता है, ऐसे लिखो एल्बिनिज्म को। ठीक है, एल्बिनिज्म जो है वो कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये यूवी रे से सेंसिटिव होता है, जैसे ही आप धूप में जाते हो तो ये हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये नेचुरल, आपको जैसे सन बर्न जो आपका होता है वो इसी कारण से आपकी त्वचा को ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है धूप में, तभी वो सन बर्न जो है वो होता है। त्वचा का जो बाल है, त्वचा हो गया, बाल हो गया, रंग जो ये आपका होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट, ये जो होता है मेलानिन की मात्रा और उसका टाइप जो होता है ना, उसी कारण से होता है। क्योंकि मेलानिन का टाइप भी अलग अलग होता है ना। मेलानिन का जो टाइप होता है वो पहला होता है यू मेलानिन, यू मेलानिन। दूसरा जो होता है वो फियो मेलानिन होता है, फी, फियो मेलानिन होता है। तो कई सारे रीजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी उतना डिटेल में नहीं जाना है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता है, नहीं एक्सॉन।
न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसका सबसे छोटा जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसका काम जो है वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल को इलेक्ट्रोकेमिकल तरंग के द्वारा ले जाना होता है। मानव मस्तिष्क में लगभग जो है वो 86 बिलियन, मतलब 86 अरब जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर काफी बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि न्यूरॉन जो है वो मानव शरीर का सबसे लंबी जो है वो कोशिकाएं होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, लगभग ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो सबसे लंबी कोशिकाएं ह्यूमन बॉडी का कौन होता है, तो वो न्यूरॉन ही होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। न्यूरॉन का एक शुरू से स्ट्रक्चर को मैं बताते चलता हूँ। देखो, ये न्यूरॉन का जो सबसे पहला जो पार्ट होता है, ये पेड़ के जो टहनियों जैसा, जड़ जैसा दिख रहा है, वो डेंड्राइट्स कहलाता है। कई सारे डेंड्राइट्स जब मिल जाएंगे तो उन डेंड्राइट से ये डेंड्राइट्स हो गया। डेंड्राइट से जो है वो डेंड्रॉन बनेगा, ये डेंड्रॉन बनेगा। डेंड्रॉन के बाद ये जो बाहर वाला आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि सेल है तो उसका मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद जो अंदर जो होगा वो उसका न्यूक्लियस होगा, तो उस न्यूक्लियस जो होता है उसको सेल जो है वो न्यूक्लियस हो गया। ये अंदर वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या है, ये न्यूक्लियस हो इसका हो गया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है तो इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा, तो ये जो है वो सेल बॉडी कहलाता है, जिसको सोमा भी कहा जाता है, इसको सोमा कहा जाता है। उसके बाद यहां से जो है वो निकलेगा लंबा एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में जो है वो इस लंबे स्ट्रक्चर को, पूरा जो लंबा स्ट्रक्चर है उसको एक्सॉन बोलते हैं। ये जैसे ऐसे ना, तो इसको नीचे वाला एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन है। अब इसी में कई सारे जो है वो, और ये जो पार्ट ऐसे वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ऐसे वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो होता है वो एक्सॉन हिलॉक कहलाता है। हमने नर्वस सिस्टम में काफी इसको पढ़ा है। उसके बाद ये जो ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इन दोनों के बीच जो गैप दिख रहा है, इन सब का भी काम होता है। अब ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, इसको जो है वो माइलिन सीथ कहा जाता है, इसको माइलिन सीथ कहा जाता है। और इसके अंदर जो होता है वो एक्सॉन आते रहता है। अब इन दोनों के बीच, दो माइलिन शीथ के बीच जो डिफरेंस आता है, जो ऐसे एक माइलिन शीथ है और उनके बीच फिर डिफरेंस है, फिर दूसरा माइलिन शीथ है, तो ये जो आता है, इसको नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है, इसको नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नीचे जब बढ़ता है तो नीचे फिर से डेंड्राइट्स की जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, और उसको एक्सॉन टर्मिनल बोला जाता है, एक्सॉन टर्मिनल जो है वो बोला जाता है। उस एक्सॉन टर्मिनल के पास जैसे ऐसे स्ट्रक्चर आ रही है ना, ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आ रही है, तो इसके पास जो है वो अपना एक रिसेप्टर होता है, इस तरीके से, इस तरीके से अपना एक रिसेप्टर होता है। अब यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स आएगा, ये सेल बॉडी होगा, सेल बॉडी से ऐसे ऐसे जो है वो दूसरा न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स आएगा, ये डेंड्राइट्स आएगा, और ये डेंड्राइट्स के पास ऐसे जो है स्ट्रक्चर होगा, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जाके मिलके, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करेगी। और वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, उस प्रोसेस को जो बोला जाता है वो सिनेप्सिस कहा जाता है। उस प्रोसेस को सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। और इसमें गैप होता है, ये भी ध्यान रखना है, वो जुड़ के नहीं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। वो सिनेप्स, दो न्यूरॉन्स के बीच जो खाली स्थान का जोड़े होते हैं, उसको सिनेप्स या फिर सिनेप्टिक क्लैब कहा जाता है, जहां से इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए एक बार खत्म तो खत्म, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। एक बार खत्म हुआ तो आपका दिमाग गया। ठीक है, आपका दिमाग गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी में होता है, एल्विलाई जो होता है वो लंग्स में होता है, और लाइफ के लिए जो सेल होता है वो तो सेल होता है। अ, सवाल है कि एकमात्र धमनी है जो वी ऑक्सीजनेटेड रक्त, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, वो जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जो होता है, देखो धमनी और सिरा दो चीजें होती है। धमनी मतलब धोया हुआ, तो आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और सिरा जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक धमनी ऐसा होता है, एक धमनी ऐसा होता है जिसके पास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो है ना वो हृदय के पास लेके जाए, हृदय बोल रहा हूँ, लंग्स के पास लेके जाएगा। देखो, हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड वाला है,
ये सिनेप्स होता है, जो विभाजित करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, आगे पढ़ेंगे जब हार्ट पढ़ेंगे तो। ये जो होता है वो राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो है वो लेफ्ट राइट एट्रियम यहाँ पे होना चाहिए। ये राइट एट्रियम है या फिर ऑरिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है या फिर ऑरिकल है। ये जो है वो राइट जो है वो वेंट्रिकल है, और ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो है वो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहा हूँ, जो धमनी होता है वो हृदय के जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल जो होता है, उस राइट वेंट्रिकल से ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से देखो ऐसे करके ये नस जा रहा है, ऐसे करके ये जो है वो नसें जा रही है, और यही नस जो है वो ऐसे करके पल्मोनरी आर्टरी बन रहा है। तो यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से जो नस निकलती है, और ये नस क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है। लंग्स जो है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुंह के माध्यम से बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन जो है वो मुंह के माध्यम से अंदर लेके आ जाता है। और यहाँ से जो ब्लड जाता है, यहाँ से जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो रेड कलर का होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ तक जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा सबसे पहले। तो ये ऑक्सीजन भरने के लिए लंग्स के पास राइट वेंट्रिकल से भेजा जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से भेजा जाता है। फिर वहां से जो है वो ये जो है वो आएगा, और सबसे पहले जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर जो है वो पूरी तरीके से पूरे बॉडी में उसको जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए, जो अरोटा है ना, उसके माध्यम से पूरे बॉडी में इसको ट्रांसफर किया जाता है, महाधमनी कहते हैं इसको, अरोटा इसको कहते हैं। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी होता है, वो हृदय के बायां जो निलय होता है, बायां जो निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, यहाँ से ये निकलता है और पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा, पूरे बॉडी में जो है वो ट्रांसफर कर देगा ब्लड, सब जगह जहां जहां जितना जरूरत है वो सारा कर देगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्व होती है, यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे 3 वॉल्व जो है वो होती हैं। आगे डिस्कस कर लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो सेमी लूनर वॉल्व होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आने दीजिए जब आएगा तो। उसी तरह से जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया ना हमारा अपवाद, उसी तरह से पल्मोनरी वेन होता है, वहां पे शुद्ध रक्त चलता है। पल्मोनरी वेन्स जो होता है, अब देखो लंग्स से जो कहाँ जा रहा है, तो लंग्स से वो लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है। लंग्स से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है। तो ये जो लेके जा रहा है वो कौन सा वेन लेके जाएगा, ये पल्मोनरी वेन लेके जाएगा, और ये जो लेके जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहा है। तो दोनों डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। काफी डिटेल्स से मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन जो है वो नहीं करता है। तो मानव शरीर जो है वो एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, डीएनए बनाता है, लेकिन विटामिन उसको बाहर से लेना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा, विटामिन बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन का उत्पादन जो है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। कुछ बहुत ही छोटे अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो नहीं ही होता है, आपको आहार के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें जो है वो होती हैं। जैसे कि विटामिन अपवाद के रूप में किसको रखोगे, तो हमारे शरीर में विटामिन डी होता है ना, वो सूरज की रोशनी की मदद से त्वचा के जो कुछ मात्रा होती है ना, वहां से विटामिन के, विटामिन बी 12 जो आंत में मौजूद जो बैक्टीरिया होती है उससे बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी हो गया, ई हो गया, वो भोजन से लेना ही पड़ेगा। बनेगा खुद से कौन अपवाद के रूप में, तो विटामिन डी बन जाता है, विटामिन के जो है वो बन जाता है, और विटामिन बी 12 जो है वो बन जाता है। ये ध्यान आपको रखना होगा। विटामिन जी जो है वो त्वचा में, और विटामिन के या फिर विटामिन बी 12 जो होता है वो आंत की जो बैक्टीरिया होती है वहां पे बनती है। विटामिन जो है वो 0 कैलोरी एनर्जी देती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी एनर्जी यहाँ से नहीं मिलता, ना ही मिनरल से मिलता है। सवाल है कि मनुष्य के यकृत में, मनुष्य का जो लीवर होता है वहां पे ग्लाइकोजेनोलिसिस को स्टिमुलेट करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने बता रखा है। तो जब हम अचानक डरते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं,
जैसे पीछे कुत्ता पड़ जाता है, तो ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो तुरंत भागना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और उस एनर्जी को कहाँ से लेंगे? तो हम ग्लाइकोजन, जो स्टोर्ड फैट हमारे बॉडी में होता है, उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में। और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, वो जो काम होता है वो किसका काम होता है? तो ग्लाइकोजन जो होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये ग्लूकोजेनेसिस, ये जो है वो अल्फा सेल होता है। अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोला जाता है ग्लूकागन। ग्लूकागन हार्मोन निकलता है। यही ग्लूकागन जो हार्मोन होता है, ये ग्लूकागन हार्मोन होता है। यही ग्लूकागन हार्मोन के द्वारा जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी आपात स्थिति में किडनी के ऊपर स्थित जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां से एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो निकलता है। तो फियर फ्लाइट और वाला ये हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर होगा। हम हार्मोन जो है वो सीधे लीवर पर काम करता है। ये हार्मोन निकला कहाँ से निकला? एड्रेनलिन से निकला। ये किस पे काम करेगा? ये लीवर पे काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि लीवर में ही ग्लाइकोजन स्टोरेज है, लेकिन ग्लाइकोजन लीवर में ही स्टोर है। अब लीवर में स्टोर जो ग्लाइकोजन हुआ है उसको तोड़कर ग्लूकोज में बदलना है, और यही पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं जो ग्लूकोज होता है, हमने ऑलरेडी बता रखा है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो ये जो होगा वो बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है उससे होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है? तो इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस इसको कहा जाता है। ठीक है। एस्ट्राडियोल की बात करें, एस्ट्राडियोल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये महिलाओं में पाए जाने वाला एक एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रकार होता है। तो टाइप ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ होता है? फीमेल्स में होती है, फीमेल्स में होती है। एड्रेनलिन बता दिया, इंसुलिन बता दिया, थायरोक्सिन आपको पता है। ठीक है। बेटा जो मेटाबॉलिक रेट होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैसा कुछ है नहीं जो आपको बताना चाहिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कौन हेल्प करता है? तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है, लेकिन जब कोशिकाओं की बात आएगी तो लिम्फोसाइट जो होगा उसको सही उत्तर जो है वो मानेंगे हम। ठीक है, ब्लड को जो है वो लिम्फोसाइट ही ले जाता है। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का मुख्य पार्ट जो है वो होता है। जब रक्त जो है वो धमनियों से बहता है तो कुछ तरल पदार्थ जो प्लाज्मा है वो रिस्कर टिश्यू में चला जाता है, और यदि यह तरल वापस खून में ना आए तो खून जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, और जो है वो सर्कुलेशन जो है वो उसका रुक जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन उसका रुक जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इस तरल को वापस जो है वो इकट्ठा करता है, और उसमें मौजूद जो भी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको जो है वो फिल्टर करके वापस जो है वो ब्लड स्ट्रीम जो होता है उसमें भेज देता है। इस प्रकार रक्त के ब्लड सर्कुलेशन और उसका वॉल्यूम को बनाए रखने में ये लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ सिस्टम है, वो मदद करता है। तो बेसिकली लिम्फोसाइट हमारा आंसर होगा यहाँ से। लिम्फोसाइट हमारा यहाँ से आंसर होगा। मोनोसाइट जो होता है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब जीवाणु को खाता है। एरिथ्रोसाइट की बात करें तो एरिथ्रोसाइट जो होता है वो आरबीसी होता है। इसका मेन काम ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, लेकिन लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या करता है? तो वो ब्लड सर्कुलेशन और उसका वॉल्यूम को बनाए रखता है। कैसे बनाता है मैंने बता दिया है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से ये बनाता है। ठीक है,
एंटीबॉडी का फॉर्मेशन लिम्फोसाइट का जो बी सेल होता है हमारे शरीर में बीमारियों को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का जो है वो निर्माण करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो रक्त संचालन में सहायक लिम्फोसाइट होता है, लसिका तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो एरिथ्रोसाइट करता है। रक्त का थक्का जो जमाना होता है वो थ्रोम्बोसाइट करता है जो कि प्लेटलेट से निकलता है। एंटीबॉडी जो बनाना होता है वो लिम्फोसाइट बनाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो अग्नाशय द्वारा निकलता है? अग्नाशय मतलब पेंक्रियाज द्वारा निकलता है। तो पेंक्रियाज द्वारा तीन हार्मोन निकलते हैं, मैंने बताया। अल्फा सेल, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, बीटा सेल और डेल्टा सेल। यहाँ से अल्फा सेल जो होता है वहां से ग्लूकागन निकलता है, ग्लूकागन निकलता है। बीटा सेल जो होता है वहां से इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा सेल जो होता है वहां से जो है वो सोमेटोस्टेटिन निकलता है। सोमेटोस्टेटिन जो है वो निकलता है। तो यहाँ पे इंसुलिन आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन जो है वो दिख रहा है, इंसुलिन। काम सब कुछ मैंने बता दिया है। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। उसके बाद गैलानीन की बात करें, गैलानीन जो आपको दिख रहा है ये जो है वो ब्रेन और गट में पाए जाने वाला एक न्यूरोपेप्टाइड है। तो ये क्या है? ये जो होता है वो न्यूरोपेप्टाइड है। न्यूरोपेप्टाइड है, ये न्यूरोपेप्टाइड है। कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाता है, और हमारा पेट जो होता है, गट जो होता है उसमें पाया जाता है, आंत। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रीन की बात कर लें। गैस्ट्रीन जो है तो स्टोमक की दीवारों में द्वारा उत्पन्न होता है। गैस्ट्रिक एसिड HCl को उत्तेजित करता है। तो ये गैस्ट्रीन जो होता है वो स्टोमक में होता है, और HCl सेक्रेशन जो होता है उसको उत्तेजित करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा सबसे पहले इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है, हमने सब कुछ आपको पहले ही बता रखा है। एंजाइम जो लाइपेज होता है उसका स्रोत क्या है? लाइपेज जो है वो कहाँ से निकलती है? तो लाइपेज जो है वो पैंक्रियाज से निकलती है, फैट को पचाती है, फैट को पचाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, फैट को ये पचाती है। एंजाइम जो जो पैंक्रियाज होता है ना, वहां से बेसिकली तीन हार्मोन जो है वो निकलती हैं, जो एंजाइम जो है वो निकलती हैं। पहला जो होता है वो लाइपेज होता है। दूसरा जो होता है उसको जो है वो एमाइलेज कहा जाता है, एमाइलेज कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो ट्रिप्सिन कहलाता है, ट्रिप्सिन जो है वो कहलाता है। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो लाइपेज का काम होता है जो फैट और लिपिड होते हैं ना, फैट और लिपिड जो होते हैं उनको पचाना, लेकिन बड़े वाले को नहीं पचाया जाता है, इसीलिए बाइल उसको इमल्सिफाई करता है। और उसके बाद ये जो है वो उसको तोड़ता है फैट लिपिड को, किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये कंप्लीट पाचन जो है वो कर देता है लाइपेज, फैट और लिपिड का, फैट और लिपिड का कंप्लीट पाचन कर देता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लाइपेज जो है वो फैट को पचा देता है। एमाइलेज जो है वो क्या करता है? तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, उनको पचाकर अल्टीमेट तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में तोड़ देगा। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है? वो प्रोटीन में तोड़ेगा, प्रोटीन को जो है वो अमीनो एसिड में तोड़ देगा। तो यही काम होता है। इस कारण से ये चूंकि ये कंप्लीट कर रहा है एकदम बेसिक फॉर्म, जो फैट को हम फैटी एसिड और ग्लूकोज में तोड़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़, ग्लाइकोजेन जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहे थे फैट को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना था सबसे सिंपल, और प्रोटीन को जो था वो अमीनो एसिड में तोड़ना था सबसे सिंपल। तो इसी कारण से इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता रखा है कि कैसे इमल्सिफाई करेगा, तभी तभी वो पचा पाएगा। कड़वाहट के लिए जीभ की जो संवेदनशीलता होती है वो कौन सी होती है? तो आप देख लो, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान ही रखिएगा आप। पीछे वाला जो भाग होता है वो कड़वाहट के लिए होता है। ये बिटर जो है, तो ये पीछे वाला भाग होता है, ये वाला पार्ट जो है वो कड़वाहट के लिए होता है। आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि सॉल्टी जब देखना है तो वो एकदम आगे वाला टिप वाला जो पार्ट होता है। स्वीट के लिए कौन सा होता है? तो स्वीट के लिए जीभ का सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, नोक जो होता है वो टिप होता है, वो स्वीट के लिए हो जाता है।
सॉल्टी के लिए बात करें, नमकीन के लिए बात करें, तो नोक के ठीक पीछे जो किनारे होते हैं उसमें ये जो ऐसे होता है सॉल्टी वहां से मिल जाएगा। खट्टा की बात करें, जो सौर है उसकी बात करें, तो जीभ का जो दोनों किनारा होता है वहां से जो है वो एज जो होता है, साइड जो होता है वहां से महसूस होती है। और कड़वाहट जो होती है वो बैक वाले पार्ट, गला वाला जो पार्ट होता है वहां से कड़वाहट होती है। और जो यूमेमी होता है वो पूरा पार्ट जो जीभ का होता है वहां पे होता है। जीभ पे जो है वो लगभग 8,000 के आसपास जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वही जो है वो टेस्ट को पहचानते हैं, ये ध्यान आपको रखना होगा। ह्यूमन जीव जो होता है वो टेस्ट बर्ड, उसके जो टेस्ट बर्ड या फिर पेपिलाई उनको कहा जाता है। ठीक है, पेपिलाई उनको कहा जाता है, ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो समझिएगा। बाकी मॉडर्न साइंस में ये जो टेस्ट मैप जो होता है ना उसको खारिज कर दिया गया है, लेकिन इतना हमको नहीं समझना है। चलो, ठीक है, बस इतना याद रख लो और हम बात करते हैं। ये जो पांचवा उमामी जो होता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा स्वाद जो होता है वो उमामी होता है, एमएसजी बोलते हैं। एजिनोमोटो, एजिनोमोटो इसको कहा जाता है। बाकी डिटेल में कभी और बात कर लेंगे, अभी छोड़ते हैं। सवाल पूछा रहा है कि थायराइड जो ग्रंथि है इसकी खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन है कहीं? हाँ, तो आयोडीन तो है भाई, हमने तो डिस्कस कर रखा है कि आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन T3 और T4 नामक हार्मोन निकलता है, आयोडीन के एसेंशियल ना होने के कारण, कमी होने के कारण ये नहीं निकलता है और हमें ग्वाइटर रोग जो है वो दे देता है। ग्वाइटर रोग जो है वो दे देता है। थायरोक्सिन जो ग्रंथि होती है वो ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होता है, संख्या में 4 होती है, एच आकार की होती है। एच आकार की जो है वो होती है, ये ध्यान आपको रखना है। मानव शरीर का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्रेटिनिज्म जो होता है वो बच्चा जो छोटा रह जाता है, बच्चे में जो थायराइड हार्मोन जो है वो आयोडीन की भारी कमी से नहीं होता है, तो उसकी जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता है, तो उसी को क्रेटिनिज्म जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हाशीमोटो रोग भी होता है, हाशीमोटो डिजीज भी कहा जाता है, जो कि थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड कहा जाता है, जहां शरीर की इम्यूनिटी खुद ही थायराइड को नष्ट करने लगती है, उसे हाशीमोटो रोग कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज ये है, ऑटो इम्यून डिजीज है। विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है, गाजर में सबसे ज्यादा मिलता है। कैल्शियम की बात करें तो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और बोन जो क्लॉटिंग होता है, रक्त का जो ब्लड का थक्का जमना होता है उसमें कैल्शियम जो है वो काम आता है। ओस्टियोपोरोसिस को ये रोकता है। और लोहा हीमोग्लोबिन में होता है, इसकी कमी से एनीमिया बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमाशय रस जो है वो मुख्यतः होता है, तो अमाशय गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो क्या होता है? अमाशय जो पेट है, पेट में से कौन निकलता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो अमाशय रस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो पेट की जो अंदर दीवारें होती हैं वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस जो है वो निकलती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, पेप्सिन जो है, एंजाइम और म्यूकस जो है वो यहाँ पे होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन दो काम होता है, भोजन के साथ आया जो भी बैक्टीरिया है उसको मारो, और पेट का जो माध्यम है वो अम्लीय बना दो, वो एसिडिक बना दो, ताकि प्रोटीन का पाचन करने वाला जो पेप्सिन है ना वो एंजाइम सक्रिय हो सके, वो एक्टिव हो सके। पेप्सिनोजेन से पेप्सिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है, ये HCl का ही काम होता है। अब पेट खुद को क्यों नहीं जलाता? क्योंकि म्यूकस होता है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, म्यूकस के बारे में बता दिया है। छोटे बच्चे का जो जठर रस होता है उसमें रेनिन नामक एंजाइम होता है, जो कि दूध को पचाने के लिए, दूध का जो केसिन प्रोटीन है उसको पचाने के लिए रेनिन जो है वो होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एसिडिटी जब भी होती है तो पेट में HCl ज्यादा होता है, इसीलिए एंटा एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को दिया जाता है। ठीक है, तो और एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू और संतरा में मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, H2SO4, जो कि बैटरी जो होती है उसमें मिल जाता है, बैटरी जो देखा होगा ना आपने उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप जो है वो नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित होता है। तो ब्लड प्रेशर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए कि एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होता है किडनी का, उसके द्वारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है वो हमारा दोनों किडनियों के ठीक ऊपर स्थित होती है, ये ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करता है। अब ये ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है भाई, ये समझना होगा आपको। तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, जो बाहरी पार्ट होता है, उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स जो है वो कहा जाता है। और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको मेडुला कहा जाता है। इन
आउट। तो कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है, इस कॉर्टेक्स पार्ट से यहां से जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, यहां से जो हार्मोन निकलता है उसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि किडनी में सोडियम और पानी के अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो एल्डोस्टेरोन जो क्या करेगा, जो किडनी होगा उसमें वाटर एंड सोडियम को कंट्रोल करेगा और यहीं से जो है वो बीपी कंट्रोल हो जाता है। वहीं मेडुला जो पार्ट होता है उससे जो है वो एड्रेनालिन निकलता है जो कि लड़ो उड़ो हार्मोन जो होता है। इसमें रक्तचाप और हृदय की गति जो है वो बढ़ा दिया जाता है, तनाव और डर में ये निकलता है। हमने बता रखा है 3F हार्मोन होता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। फियर फाइट एंड फ्लाइट होता है। जीवन रक्षा जो हार्मोन होता है उसको कॉर्टिसोल कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो कहा जाता है। बाकी थायराइड जो होता है मैंने बता रखा है, थाइमस मैंने बता रखा है। थाइमस जो है वो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो टी सेल्स होती है उनके लिए जरूरी होता है। बुढ़ापे में यह ग्रंथि जो है वो सिकुड़कर खत्म हो जाती है, इस कारण से थाइमस ग्लैंड होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग यहीं पे टी लिम्फोसाइड लेके आता लेता है ना आके, और वही खत्म हो जाएगा तो उसको ट्रेनिंग तो मिलेगा ही नहीं। ये ध्यान आपको रखना होगा। तो सवाल पूछा जाए कुछ भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड शुगर को नियंत्रण पैंक्रियाज करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड करता है, इम्यूनिटी को नियंत्रण थाइमस ग्लैंड करता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो थायराइड के द्वारा होता है। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है तो वो डब्ल्यूबीसी होता है, फाइट करता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो शरीर का सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाता है, पुलिस फोर्स कहलाता है, क्योंकि इसके पास इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन यही यही करता है, निर्माण यही करता है। जब भी कोई बाहरी दुश्मन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक ये सब बॉडी में आता है तो डब्ल्यूबीसी तुरंत ही एंटीबॉडीज बनाता है और फैगोसाइटोसिस उन्हें खाकर खत्म कर देता है, हमला कर कर खत्म कर देता है, जो मोनोसाइट हमने कहा। जो ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ल्यूकोसाइट जो है वो होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है एड्स में डब्ल्यूबीसी का एक खास पार्ट जो टी लिम्फोसाइट CD4 सेल होता है वही नष्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ जो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया जो होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बहुत अधिक हो जाती है, तो उसे जो है वो ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर जो है वो कहा जाता है। ल्यूकेमिया, इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाता है, ब्लड कैंसर ये होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, या फिर मैक्सिमम 1 सप्ताह आप लेके चल सकते हो। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। इसका काम शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। प्लेटलेट जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का तरल पार्ट है, निर्जीव पार्ट है। कुल रक्त का लगभग 55% होता है और इसमें लगभग 90% जो पानी होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ 7 से 8% जो है वो प्रोटीन होता है। आगे उन प्रोटीनों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे उन प्रोटीनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 5 पार्टों में डिवाइड होता है। न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है वो मोनोसाइट जो होता है वो माइक्रोफेजेज के रूप में काम करता है। माइक्रोफेजेज के रूप में काम करता है मोनोसाइट, मतलब मोनोसाइट क्या करता है, वो बैक्टीरियाज को खाता है। बेसोफिल जो होता है वो नेचुरल किलर होता है। इयोसिनोफिल जो होता है वो बीटा सेल हो गया, और न्यूट्रोफिल जो हो गया वो टी सेल हो गया। ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन क्या सा है? तो महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मानव शरीर में एस्ट्रोजन जो होता है वो प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है। प्राइमरी प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन जो होता है उसका सिक्रेशन जो होता है वो कहाँ से होती है, वो ओवरी से होती है। ओवरीज जो होती है, चूंकि संख्या में 2 ओवरीज होती है, वहां से उसमें एक सेल होता है। उसमें जो है वो एक जो सेल होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ओवरी का ग्राफियन फॉलिकल, इसी ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा ये एस्ट्रोजन जो है वो निकलता है। यह जो लड़की होती है उसमें जब प्यूबर्टी जब आता है, यौवन अवस्था जब आती है, तो उसके दौरान जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसके जो स्तनें होती हैं,
उसका जो ब्रेस्ट होता है उसका डेवलपमेंट होता है, उसी के साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका जो है वो रेगुलेशन होता है, उसी के साथ साथ उनकी जो आवाजें होती हैं उनको पतला करता है। तो ये सब नियंत्रण जो है वो एस्ट्रोजन के द्वारा ही किया जाता है, एस्ट्रोजन के द्वारा ही किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। महिलाओं में एक दूसरा महत्वपूर्ण जो हार्मोन होता है उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। हमने इस बारे में आपको बता भी रखा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसको जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। मेनोपॉज जो होता है, मेनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खत्म हो जाता है तो वो मेनोपॉज कहलाता है। और मेनोपॉज के बाद कोई भी महिला जो है वो फर्टिलिटी अपनी खो देती है। ठीक है। तो 40 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनना लगभग बंद हो जाता है। अब जब एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा ही नहीं तो वो जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, और प्रेगनेंसी जो है वो उसका पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है और उसको मेनोपॉज कहते हैं। और उसके बाद वो गर्भवती नहीं हो सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ये ध्यान आपको रखना है। वहीं जो मेल की बात करें तो मेल जो है वो पूरे जीवन, जब तक स्पर्म है तब तक, और स्पर्म जो होता है वो पूरे जीवन तक होता है, तो उस समय तक वो जो है वो रिप्रोडक्टिव होता है, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। बाकी एंड्रोजन की बात करें तो एंड्रोजन जो होता है वो मेल का होता है। मेल जो होता है उसमें एंड्रोजन सेक्स हार्मोन होता है, जो कि सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इस जो एंड्रोजन हार्मोन का है वो कौन सा है, वो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन है जो कि टेस्टिस से निकलता है। दाढ़ी मुछाना, आवाजें भारी होना, मसल्स डेवलप होना, ये सब इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ये सेक्स हार्मोन नहीं है, ये बर्थ हार्मोन होता है। बच्चे जन्म जो होता है उसके लिए जरूरी होता है, और मिल्क एजेक्शन के लिए जरूरी होता है। मिल्क जो बाहर निकालना है स्तन से उसके लिए ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सवाल ये सब पूछा जा सकता है, आप यहाँ पे देख लो। मानव का जो हार्मोन होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन के रूप में कौन कौन सा आया था। स्टेरॉइड हार्मोन में कॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होते हैं, जो कि आपको जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वहां से निकलती है। सेक्स हार्मोन में फीमेल वाला में एस्ट्रोजन आएगा और प्रोजेस्टेरॉन आएगा, और मेल वाला जो होगा वो टेस्टोस्टेरोन आएगा। टेस्टोस्टेरोन किस टाइप का है, एंड्रोजन है, और ये सारे जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है, सारे जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण, वसा मतलब फैट, फैट के पाचन में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो वो बाइल जूस तो होता ही है, तो बाइल जूस जहां जहां है वो होगा, बाकी उसके बाद दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है। बाइल जूस के बाद क्या पैंक्रियाटिक जूस होता है या फिर स्लाइवा होता है, तो स्लाइवा नहीं होता है यहाँ पे, पैंक्रियाटिक जूस होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस क्यों, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस से जो है वो लाइपेज निकलता है। ये बाइल क्या करेगा, ये फैट को इमल्सिफाई करेगा, छोटा छोटा ऐसे बड़ा बड़ा जो फैट है ना, इस बड़े बड़े फैट को बाइल क्या करेगा, बहुत छोटे छोटे फैट में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। और ये छोटा छोटा फैट है इसको लाइपेज जो है क्या करेगा, इसको लाइपेज जो है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में तोड़ देगा। ये लाइपेज का काम हो गया, और ये जो हो गया वो बाइल जूस का इमल्सिफिकेशन का काम हो गया। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ कैट फैट जो है वो बाइल जूस करेगा, और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वहां पे लाइपेज वो पूरी तरीके से इसको पचा लेगा। स्लाइवा जो होता है वो वहां पे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पेप्सिन इसमें होता है, इसमें पेट से निकलता है, और ये मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाने के लिए होता है। HCl और म्यूकस की बात करें तो ये पेट को अम्लीय बनाता है, बैक्टीरिया को मारता है। म्यूकस जो है वो पेट की दीवारों को बचाता है। सब कुछ मैंने बता रखा है, आई डोंट थिंक कि कुछ एक्स्ट्रा आपको है। तो फैट का पायसीकरण कौन करता है, बाइल जूस। फैट को एंजाइम पचाता कौन है, तो लाइपेज। प्रोटीन को कौन पचाता है, पेप्सिन। स्टार्च को कौन पचाता है, टाइलिन लार वाला। और एमाइलेज जो आंत में होता है वो पचाता है। प्रोटीन को पेट में पेप्सिन पचाता है, और आंत में ट्रिप्सिन पचाता है। ये सब ध्यान रखना है, सवाल एक एक पूछा जाता है। शरीर में जो इम्यूनिटी होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उससे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिका होती है वो कौन सा होता है, तो वो लिम्फोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। मानव शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है उसका मुख्य आधार ही WBC होता है। WBC जो होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है, हमने पीछे बताया भी है। अब देखो यहाँ पे
पीछे जो है वो बताया गया है न्यूट्रोफिल। देखो, न्यूट्रोफिल होता है पहला, दूसरा जो है वो बेसोफिल होता है, तीसरा जो है वो इयोसिनोफिल होता है, चौथा जो है वो मोनोसाइट होता है, और पांचवा जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट होता है। और सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिका होती है वही लिम्फोसाइट ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्मार्ट जो होता है वो कौन होता है? तो वो लिम्फोसाइट होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट आगे जैसे देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच। ये क्या हो गया? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट जो होता है ना, वो दो पार्टों में आगे चलकर बढ़ता है। एक जो होता है वो बी लिम्फोसाइट होता है, और दूसरा जो होता है वो टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो शरीर में वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए बी लिम्फोसाइट क्या करता है? वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। वहीं टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस ग्लैंड में जाके ट्रेनिंग लेता है। ये क्या करता है? तो ये कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं को सीधे खोजकर नष्ट करता है। तो टी लिम्फोसाइट सेल और कैंसर सेल्स को नष्ट करता है। ये ध्यान आपको रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लेसेंटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा जो होता है वो जो होता है, इसका काम जो होता है, प्लेसेंटा है नहीं, प्लेटलेट्स है। प्लेसेंटा नहीं है तो प्लेटलेट्स है। तो इसका काम तो चोट लगने पर जमा ब्लड को जमाना होता है। प्लेसेंटा मदर और जो है वो बेबी जो होता है उनके बीच फूड का ट्रांसफर प्लेसेंटा से ही होता है। बस अभी के लिए इतना जान लो, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मैरो में मैच्योर होता है, और टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस में मैच्योर होता है। ये मैंने आपको बता रखा है, तो इतना ध्यान रखते हो तो काफी है। बाकी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होते हैं? पैंक्रियाज करता है, स्टोमिक जो है वो एंजाइम निकालता है, स्लेवरी ग्लैंड जो है वो क्या एंजाइम निकालता है? तो यस निकालता है। लेकिन लीवर से आप देखोगे कि कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। लीवर जो होता है उससे कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। लीवर जो है वो केवल और केवल पाचन के लिए क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है। और आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बाइल जूस इज नॉट एंजाइम। बाइल जूस जो है वो एंजाइम नहीं होता है। पीत रस कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है, ध्यान आपको रखना होगा। इसका केवल काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, फैट को तोड़ना है। बाकी अग्नाशय से तो निकलती है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एमाइलेज ऐसे होता है, और लाइपेज होता है। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। स्टोमिक जो होता है वहां पे पेप्सिन होता है, रेनिन होता है प्रोटीन को पचाने के लिए। उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड होता है, वहां पे टाइलिन होता है, सिलेवरी एमाइलेज होता है स्टार्च को पचाने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लीवर जो होता है, लीवर जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग या फिर ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग या ग्रंथि है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। उसी के साथ विटामिन जो भी फैट सोल्यूबल होता है, के, ई, डी, ए, कीड़ा, और उसके साथ विटामिन K12 जो होता है, K12 बोल रहा हूँ, विटामिन B12 जो होता है, इन सबको क्या करता है? इन सबको स्टोर करता है। जो लीवर में ही ये सब स्टोर होता है। ये भी पूछा जाता है, ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग जो है वो शरीर के में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है? सेरिबेलम। कितनी बार तो बताया है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम आपका आंसर होगा। सेरिबेलम कंट्रोल के लिए जरूरी होता है। सीधी लाइन में आपको चलना है, इसके लिए सेरिबेलम जरूरी होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो हार्ट बीट और सांस लेने के लिए जरूरी होता है। थिंकिंग के लिए सेरिब्रम जरूरी होता है। इनर ईयर जो होता है वो सुनने और जो है वो बैलेंस के लिए होता है, कान से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और इस सेट का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मादा जनन भाग नहीं है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो नहीं है। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बस समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला जो होता है वो सबसे पहला इधर रखो, वो होता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई बात करें तो वो
ओवेरी होता है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ओवेरी होता है। इसी को सेक्स ऑर्गन कहा जाता है फीमेल का। ठीक है, फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, तो फीमेल का सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ओवेरी होता है। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो इस तरह ये ओवेरी यहाँ भी एक होगा और एक ओवेरी यहाँ पे होगा, तो ये दो ओवेरी होता है। उसी तरह से एक फैलोपियन ट्यूब ये है और दूसरा जो है वो फैलोपियन ट्यूब ये है, दो हो गया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे बच्चा रहता है, जिसको यूट्रस कहा जाता है, ये यूट्रस हो गया। ये क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट यूट्रस है। और यूट्रस के ऊपर जो है वो फंडस होता है, उसको फंडस बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहीं पे जो है वो देखो कैसे बच्चा आता है, इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे थोड़ा सा बढ़ लो। नीचे जो है वो आपको ये वाला वजाइना होता है जो इंटरकोर्स में काम आता है, और यहीं से जो है वो सर्विक्स होता है इस पार्ट पे, और यहीं से जो है वो स्पर्म जाता है अंदर। ठीक है, स्पर्म यहीं से ऐसे ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे स्पर्म पहुंचेगा, और इधर से जो है वो एग जो है वो निकलता है, और एक जो है वो इधर से यहाँ पे पहुंचेगा, और दोनों जो है वो आके यहाँ पे फ्यूज करेगा। उसके बाद जो है वो बच्चा बनता है, एम्ब्रॉय जो बनता है गोल्डन कलर का दिख रहा होगा, और इस तरीके से फिर से यहाँ से निकल जाता है जब बच्चा पैदा लेता है। तो यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। लेकिन वास्क डिफरेंस जो होता है वो ह्यूमन में होता है, संख्या में दो होता है। फेलोपियन ट्यूब संख्या में दो होती है, ओवरी दो होती है, और यूट्रस जो होता है वो वन होता है। तो वास्क डिफरेंस जो होता है वो पुरुष में होता है। पुरुष में स्पर्म को ले जाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको वास्क डिफरेंस कहा जाता है, और वो मेल का सेक्स ऑर्गन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो हिस्सा होता है वो वास्क डिफरेंस होता है। अभी देखो वास्क डिफरेंस को आपको बताता हूँ। ठीक है, एक नली होती है, एक जो है वो एक 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 पाइप जैसा होता है, देखो ये पूरा पाइप है। इस पाइप के द्वारा ही स्पर्म जो होता है वो जाता है। हमारा जो स्पर्म जो है वो निकलता है यूरेथ्रा से। ये जो पेनिस वाला पार्ट होता है ना, पेनिस का, वहां से निकलता है यूरेथ्रा से। तो ये यूरेथ्रा, यहाँ पे जो पाइप होती है ना उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। तो देखो सब सब चीजें समझा देता हूँ आसानी से। देखो हमारा जो टेस्टिस होता है, हमारा जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से लगभग 3 से 4 नहीं, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए। तो स्पर्म यहाँ पे टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस में स्कॉटम होता है, स्कॉटम जिसके अंदर टेस्टिस रहता है। टेस्टिस जिस चमड़े की थैली के अंदर रहता है उसको स्कॉटम कहते हैं। और यहीं पे जो है वो एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस, और यहीं पे जो है वो क्या बनता है, तो यहीं पे जो है वो स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और वो स्पर्म बन के इस वास्क डिफरेंस से, ये जो वास्क डिफरेंस है, इस वास्क डिफरेंस से ये पहुंचता है कहाँ पे, तो ये पहुंच जाता है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होता है यहाँ पे पहुंच जाता है, और यहीं पे जो है वो ये स्टोर रहता है। ठीक है, यहां से जो है वो हो गया। उसके बाद एजिकुलेटरी डक्ट होता है जहां से इसको निकलना है। तो इसको निकलना है इस वाले डक्ट से, तो इस डक्ट से ये निकलेगा, और इस डक्ट से निकलते हुए जो यूरेथ्रा होता है उस यूरेथ्रा के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा के माध्यम से ये जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपको इसमें देखना होगा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यही जो वास्क है ना, यदि हम इसको यहाँ पे काट दें, इस वास्क को यहाँ पे काट के और इसको बांध दें, तो क्या होगा, स्पर्म तो ऊपर जाएगा ही नहीं, स्पर्म जाएगा ही नहीं। और जब स्पर्म नहीं जाएगा यहाँ पे, जब स्पर्म यहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो ये एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होगा कैसे। तो इसीलिए जो वास्क को काट देते हैं ना, तो इसको वेसेक्टोमी कहा जाता है, पुरुष नसबंदी। ठीक है, इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ये इसमें वास्क डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है, तो ये पुरुष नसबंदी हो गया। अब वही उल्टा यदि फीमेल में आ जाए, तो फीमेल में किसको बांधना होगा, वो फैलोपियन ट्यूब को बांधना होगा, क्योंकि ओवरी से एक जो है वो यहीं पे जा रहा है और यहीं पे सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। इसी कारण से फैलोपियन ट्यूब को जब काटते हैं, तो उसको जो यहाँ पे जो नसबंदी बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है वो कहा जाता है, महिलाओं में जो होता है उसको ट्यूबेक्टोमी जो है वो कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिटस का डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। एग जो है वो कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। फेलोपियन ट्यूब जो होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ट्यूबेक्टोमी वहीं पे होती है। वास्क डिफरेंसेस जो होता है वो स्पर्म को ले जाती है और वहां पे वेसेक्टोमी होती है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। काफी डिटेल से आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने काफी डिटेल से जो भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।